लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एचएसएससी के लिए हम केमिस्ट्री की जितने ज़्यादा हो सकते हैं बड़ी क्लास करने की कोशिश करेंगे। जो पूरी कोशिश करेंगे कि कोई पर्सन न छूटे। वैसे एचएसएससी का पता नहीं भाई, कुछ भी पूछ सकता है। सबसे पहले परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। किसके? परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु की संरचना जो क्लास 9th में भी है और पूरा डिटेल +1 में भी है। तो हम एक बार 9th से शुरुआत करते हैं। पहला है जो परमाणु क्या है। परमाणु किसी तत्व का या पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसके और ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते और जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। रासायनिक क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है और जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्या है? जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो उसको बोलते हैं परमाणु। फिर इसके बाद अणु, यानी किसी तत्व या यौगिक का छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। इसके बाद हम बात करें अणु के बाद स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं। जैसे एक मोल पूछा जाता है। एक मोल किसी भी पदार्थ की वह संख्या है। जैसे पूछ ले भाई कितने कण है, कितने आयन है, कितने अणु है, कितने परमाणु है, वो फिक्स होती है। कितनी? 6.022 गुणा में 10 की शक्ति 23। अगर अणु पूछा है तो पीछे अणु लिख देंगे, परमाणु पूछा है तो पीछे परमाणु लिख देंगे। रेत के कण, लोहे के कण सब फिक्स होता है। इसी को एवोगाड्रो नंबर या हिंदी में एवोगाद्रो संख्या बोला जाता है। एवोगाद्रो संख्या बोला जाता है। मोल 1967 में इसको इकाई के रूप में फिक्स किया गया था, माना गया था पूरे इसमें। तो इसके बाद आती है जो पूछता है एचएसएससी, भाई जो परमाणु के, जैसे जॉन डाल्टन ने 1808 में बता दिया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन बाद में कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने खोज की, बताया कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है और इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल खोजे गए। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इनकी खोज पूछता है और इनके ऊपर किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको E के द्वारा, इसको P के द्वारा और इसको N के द्वारा। इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है, इस पे धन आवेश होता है, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता। तो इसकी खोज पूछा जाए तो जे थॉमसन या हिंदी में टॉमसन भी आ सकता है इसने। और इसकी गोल्डस्टीन ने खोज की थी, गोल्डस्टीन ने परमाणु प्रोटॉन की। और इसके बाद न्यूट्रॉन की अभी आया भी था, किसने खोज की थी? चाडविक ने। किसने? चाडविक 1932 में। तो ये क्या था? इलेक्ट्रॉन E के द्वारा, प्रोटॉन P के द्वारा, न्यूट्रॉन N के द्वारा, चाडविक के द्वारा, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन के द्वारा और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन के द्वारा खोज की गई। हाँ, एक आता है नाभिक। नाभिक की खोज किसने की? नाभिक रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे ये डिटेल निकल के आए थे सामने। वो पूरा डिटेल है, यहाँ इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है परमाणु संख्या, यानी एटॉमिक नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या, जिसको हम कैपिटल Z से लिखते हैं। यानी एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या, जिसको Z से लिखते हैं अल्फाबेट में। और उसके बाद आती है मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या, जो आपके प्रोटॉन हैं
और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर। कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के। इन दोनों का जोड़ क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। जैसे मैं ये लिख दूं एग्जाम्पल के तौर पर, सोडियम Na11 एटॉमिक नंबर और 23 क्या है इसका मास नंबर। या मैं ऐसे लिख देता, इसको किससे लिखेंगे? ए के द्वारा। किससे लिखेंगे? इसको मैं लिख देता Z इज इक्वल टू 11 और A इज इक्वल टू 23। Z 11 है, यानी कि इसकी परमाणु संख्या क्या है? 11। परमाणु संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। और मास नंबर, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी। हमें कैसे पता चलेगा? पूछ लेता है भाई इसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए। जैसे आपके पास प्रोटॉन कितने हो गए? 11। और आपको पता है N प्लस P इज इक्वल टू कितने हैं? 23। हमें N का पता नहीं, P पता है 11 और ये 23। N बराबर कितने? 23 में से 11 कर दो। न्यूट्रॉन कितने आगे? 12। न्यूट्रॉन कितने आगे? 12। ठीक है, कितने आगे? न्यूट्रॉन 12। और इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे? 11, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। ये माइनस का है, ये प्लस का है। और यहाँ n जो छोटा है तो ये ऐसे न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। क्लियर है चीज? इसके बाद पढ़ते हैं जो केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनके नाम लिखेंगे क्या क्या है। जो एक है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में पूरा पोस्टल एड्रेस, पूरी फुल डिटेल कौन देता है? क्वांटम नंबर। ये 4 तरह के हैं, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मुख्य क्वांटम। और दूसरा होता है एजीम्यूथल, इसको N द्वारा लिखते हैं, इसको L द्वारा लिखते हैं। और एक होता है मैग्नेटिक, यानी चुंबकीय से संबंधित, जिसको M से लिखते हैं। और एक था स्पिन, जो घूमता है, इसको S द्वारा। ये थोड़ा इंग्लिश में ही है। इसको मुख्य बोलते हैं, इसको एजीम्यूथल, और इसको मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये क्या करता है? ये उसकी पूरी डिटेल देता है और ये शेप के बारे में बताता है। तो इनके लिए वैल्यू पूछ लेता है क्या क्या होती है। जैसे इसको N द्वारा लिखेंगे और L का मान कैसे निकालते हैं? L का मान होता है N-1 और M का मान होता है निकालने के लिए -L2+1। और इसके लिए क्या होंगे? एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक तो क्या घूमेगा? वार्मावर्त, जैसे घड़ी की सुई घूमते हैं क्लॉकवाइज, और दूसरा क्या घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि इसको क्लॉकवाइज वाले को तो +½ लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे? -½ ये पूरी जानकारी देते हैं किसके बारे में? किसी परमाणु के अंदर, एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है। जैसे इनको SPDF भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? S की जो शेप पूछ लेता है कई बार, क्या होती है? गोलाकार, स्फेरिकल। और P की क्या होती है? डम्बल शेप, यानी डम्बल होता है ना, डमरू के आकार की, डम्बेल। और D की क्या होती है? डबल डम्बेल। ठीक है। F की 3D में हमें पता ही नहीं, अलग अलग शेप बनती है, कोई x एक्सिस के अकॉर्डिंग, z एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो ये क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का पता लगाने के लिए ये क्या है? मुख्य क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, चुंबकीय। और उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं इसको एक बार। अब है पाउली का अपवर्जन नियम।
यहां से भी क्वेश्चन आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बोलता है भाई एक ऑर्बिटल के अंदर, एक कक्ष के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे मान लो ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उनकी जो स्पिन है क्या होगी? अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बट दे हैव अपोजिट स्पिन। ये नहीं भाई या तो दोनों ऐसे घूमेंगे या दोनों ऐसे घूमेंगे, ऐसा नहीं होता इसके अनुसार। ये कौन सा है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। भाई मान लें किसी भी ऑर्बिटल के लिए, जैसे एस की वैल्यू या एन बराबर 1, एल बराबर 0, एम बराबर 0, तो एस पहले वाला क्या आएगा? हाफ आएगा। दूसरे में मान लो 3 वैल्यू बराबर आ गई, फोर्थ क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्या होगी? डिफरेंट। ये कौन कहता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी। हेजनबर्ग, इसको हिंदी में थोड़े नाम लिखने बड़े डिफिकल्ट है। हेजनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, का अनिश्चितता सिद्धांत, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वे ये कहता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी, किसी भी एटम की या इलेक्ट्रॉन की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और वेलोसिटी एक साथ, हम एक साथ एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो किसी अंधेरे कमरे में कोई कैट है, बिल्ली है, मान लो उस पर हम टॉर्च से लाइट रिफ्लेक्ट करवाते हैं और वो लाइट कहाँ लगेगी? बिल्ली की आंखों में लगेगी। हमें उसकी पोजीशन कहाँ से पता चली? आंखों से। लेकिन उसकी वेलोसिटी वो भागेगी, उसका एक्यूरेट, जैसे लाइट को देखते वो इधर उधर भागेगी, तो हम उसकी वेलोसिटी का, पोजीशन का तो पता कर लेंगे, लेकिन वेलोसिटी का एक्यूरेट पता नहीं कर सकते। ये किसने बताया था? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। आगे है, अगला नियम है ऑफ-बाउ नियम। ऑफ-बाउ हिंदी में नाम ही ऐसे हैं, ऑफ-बाउ, जिसको एब्यू प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्यू प्रिंसिपल। इसके इलेक्ट्रॉन को उनके बढ़ते ऊर्जा क्रम में लिखा जाता है। ऊर्जा क्रम में लिखा जाता है। जैसे आपको बताता हूं, मान ले एक टेबल बनाते हैं, जैसे 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 3d, ठीक है, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d और 5f, 6s, 6p, 6d, 7s और 7p। ये जो कहता है एब्यू प्रिंसिपल, उनके बढ़ते ऊर्जा क्रम में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों को जब भरेंगे तो कैसे भरे जाएंगे? 1s के बाद जैसे 2s आए, इस तरह से एरो दे लेंगे इनको, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर इसके बाद ऐसे और इस तरह से 5f 6d 7p। यानी 1s किससे छोटा है? 2s से। 2s किससे छोटा है? 2p से। 2p किससे छोटा है? 3s से। और 3s किससे छोटा है? 3p से। और 3p किससे छोटा है? 4s से। और 4s किससे छोटा है? 3d से। 3d किससे? 4p से। 4p 5s से। और 5s के बाद क्या आएगा? छोटा है 4d। 4d छोटा है 5p से।
5p छोटा है 6s से, और 6s छोटा है 4f से, और 4f छोटा है 5d से, 5d छोटा है 6p से, 6p छोटा है 7s से, 7s छोटा है 5f से, 5f छोटा है 6d से, और लास्ट में 7p। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा, 7p के अंदर। तो ये क्या है, एब्यू प्रिंसिपल कहता है। और पूछ लेता है जैसे s में ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, p में ज्यादा से ज्यादा 6 आ सकते हैं, और d के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, f में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे कई बार इसका हाफ फील्ड 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, इसका 7, और s का एक और करे तो s भी क्या हो जाता है, हाफ फील्ड। तो ये क्या था, 3 नियम बताए मैंने, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी, कि एक ऊपर जाएगा नीचे दूसरा होगा। और हाइजेनबर्ग मैंने कैट का एग्जांपल दे के आपको समझा दिया। और इलेक्ट्रॉन भरने का, जैसे भाई सोडियम के अंदर कैसे भरेंगे हम, 11 होता है, एग्जाम्पल दिया था। सबसे पहले 1s में ज्यादा 2 आ सकते हैं, 2s2 2p6 और 3s1। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, 2 4 6 10 और 1 11 आ गए, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो करवाता हूं। एक आता है समस्थानिक, क्या आता है, समस्थानिक, 9th का क्वेश्चन है ये, समस्थानिक, जिसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप। और एक होता है आइसोबार, वो भी करवाता हूं अभी। आज समस्थानिक में क्या है कि परमाणु के वे समान तत्व, तो एटम के सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो, यानी परमाणु संख्या क्या हो, सेम हो, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन के 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला अलग है। दूसरा है समभारिक, यानी आइसोबार क्या होते हैं, एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर क्या हो, सभी का एक जैसा, सभी का मास नंबर। जैसे 3 आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम की बात करूं मैं, इनका एटॉमिक नंबर 18 19 20 और सभी का मास नंबर लगभग क्या होता है, 40 होता है। तो इनमें द्रव्यमान संख्या क्या है, एक जैसी, और एटॉमिक नंबर अलग अलग है। एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे परमाणु या ऐसे एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है। जैसे नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। सोडियम Na पॉजिटिव में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, क्योंकि 11 थे, एक पॉजिटिव आने का मतलब Na ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, प्लस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। फिर इसके बाद मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, तब भी 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 12 थे, 2 छोड़ दिए इसने। अब Al के ऊपर 3 पॉजिटिव आ जाए तो 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक होता है आइसो न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहे, सेम रहे, क्या रहे, न्यूट्रॉनों की संख्या सेम रहे। अभी जो परमाणु की संरचना है उसके अंदर रहता है समस्थानिक, तो हो चुका था हमारा कि समस्थानिक क्या होते हैं, परमाणु के वे समान तत्व हो जिनकी परमाणु संख्या तो क्या हो, समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग, मास नंबर। जैसे कार्बन के 2 है, 12 और 14। कार्बन 14 आपको पता है कहां पर काम आता है, वे किसी भी जीव की मृत्यु कब हुई थी, कार्बन 14 आइसोटोप से हमें पता चलता है। इसके बाद जैसे पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं, कितने, 27। कितने पाए जाते हैं, पोलोनियम के 27 समस्थानिक पाए जाते हैं। उसका संकेत क्या है, PO। गैसों से संबंधित अध्ययन करेंगे, एक गैस है ना, इसके अंदर 3 लॉ है। एक तो है बॉयल का नियम, बॉयल का नियम का मतलब होता है, बॉयल मैंने उबालना होता है, उबालेंगे कब,
तापमान, इसमें तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। किस नियम में क्या रहता है, तापमान स्थिर रहता है, बॉयल के नियम में। इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम है जो क्या हो जाता है, किसके इनवर्सली उल्टा है, प्रेशर के दबाव के। यदि आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे वो चीज क्या हो जाएगी, थोड़े एरिया में समा जाएगी। दूसरा है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स, इसको ऐसे लिखेंगे, चार्ल्स जैसे कि चार्ल्स नियम, इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, इसको प्रेशर लॉ बोलते हैं या दबाव का नियम। क्या रहेगा, दबाव का नियम। और एक अभी HSSC जो मुझे इतना तो कंफर्म नहीं, फीमेल वाले में आया था या मेल में, कांस्टेबल में फीमेल का ही था वो कांस्टेबल, उसके अंदर आया था एवोगैड्रो। एक तो होता है एवोगैड्रो नंबर जो बताया था अभी 6.023 गुणा में 10⁻23 मोल, और ये ऐसा ही नंबर है, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो का नियम। क्या है, एवोगैड्रो का नियम। बे जो गैस का एक अणु है, गैस का 1 ग्राम अणु का जो भार होगा या कितना वॉल्यूम करेगी सभी गैस, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होगा वॉल्यूम उसका, 22.4 लीटर को क्या करती है, ओबे करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 ग्राम गैस अणु का जो आयतन है वो कितना होगा, 22.4 लीटर। कितना होगा, 22.4 लीटर। और मैं अब आपको करवाता हूं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण है वे मेंडलीव की आवर्त सारणी है, और जो आधुनिक आवर्त नियम है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये देखो। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह व कितने आवर्त है। सारणी में समूह की बात की जाए तो 18 समूह है और 7 आवर्त है। समूह में कैसे जाते हैं, ऊपर से नीचे किसी चीज का अध्ययन करना हो, और आवर्त में लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है भाई आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, तो इसका क्वेश्चन उत्तर बनेगा हेनरी मोजले। क्या बनेगा, हेनरी मोजले ने कब की थी, ये की थी 1913 में, हेनरी मोजले ने। और जब पूछ सकता है मेंडलीव ने अपना कार्य शुरू किया, इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे, उससे पूछ सकता है। तो 63 तत्व। जब मेंडलीव ने कार्य शुरू करना आरंभ किया या कार्य इसके ऊपर आरंभ किया अपना, तो कितने तत्व थे, 63 तत्व। और एक पूछ सकता है अष्टक का सिद्धांत। अष्टक का सिद्धांत ये इसी में है, किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने। और एक पूछ सकता है, एक क्वेश्चन 4 बन गए भाई, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन यहीं से बता दूंगा मैं। त्रिक का नियम, त्रिक है ट्राइड्स रूल। त्रिक का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो डॉबरनियर ट्राइड्स रूल। और इसके अलावा जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है वो ये भाई HSSC कंडक्टर में आया था क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किस
इलेक्ट्रॉन किस चीज पर आधारित है या किस तत्व पे आधारित है पूछा गया था। भाई इलेक्ट्रॉन पे है या प्रोटॉन पे, पॉजिट्रॉन पे, इस तरह। तो ये किस पे है, परमाणु संख्या पे। परमाणु संख्या ना मिले तो क्या मिल सकता है, प्रोटॉन नंबर पे। प्रोटॉन नंबर या परमाणु संख्या एक ही होती है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, ऑप्शन दे देगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन की जगह क्या परमाणु संख्या भी मिल सकती है। लेकिन जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो किस पे आधारित थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पे, परमाणु भार पे। किस पे थी, मास नंबर पे। किस पे आधारित थी, मास नंबर पे। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। एक तो क्या क्या थी, समस्थानिकों को जगह नहीं दी गई, समस्थानिकों के लिए स्पेस नहीं छोड़ा गया, समस्थानिकों के लिए जगह नहीं थी। दूसरा, जो कोबाल्ट और निकिल की बात करें, कोबाल्ट और निकिल, यानी जब इसको लिखा गया तो 58.9 पहले आ गया और 58.7 ये कोबाल्ट था और निकिल था। लेकिन आजकल क्या है, इसके अंदर बताया गया कोबाल्ट को पहले लिख दिया गया 58.9 और निकिल का जो 58.7 था वो बाद में। तो इसका सबसे बड़ा दोष पूछ सकता है, किसका, मेंडलीव की आवर्त सारणी का सबसे बड़ा दोष क्या है। इसने बताया कि भाई परमाणु को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में रखा गया, लेकिन कोबाल्ट का जो 58.9 था और निकिल का 58.7 था उसको बाद में रखा गया। तो ये थ्योरी फेल हो गई। और समस्थानिकों के लिए, जैसे समस्थानिक क्या होते हैं, मैं बार बार बता चुका हूं, पीछे वीडियो में बताया है कि परमाणु के वे समान तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो क्या हो एक जैसी, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो अलग अलग। लेकिन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, सबकी परमाणु संख्या 1 है। तो सभी को एक ही जगह पे रख दिया। जब बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में रख रहा था तो जो आपका क्या है, हीलियम बाद में आना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन के बाद कौन आ गया, हीलियम आ गया। अब आधुनिक आवर्त सारणी को बता चुका हूं मैं। इससे कुछ पूछ सकता है किसी भी समूह में, जैसे बता दूं मेन आपको, वैसे तो बहुत लंबा चैप्टर है ये। परमाणु आकार, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, और इसके अलावा परमाणु आकार और एक धात्विक गुण, धात्विक गुण, और एक होता है इन पे देखो मेन परमाणु आकार। जब हम किसी भी समूह में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, समूह में नहीं सॉरी आवर्त में, आवर्त पीरियड्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड्स। किसी भी आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। याद रखना, परमाणु आकार घटता है। तो अगर बाएं से दाएं जाने पर घटता है तो ऊपर से नीचे क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना, ये पूछ सकता है क्या होगा, बढ़ेगा। अब धात्विक गुण, नीचे क्या होता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। डिटेल तो ये है इसकी, भाई क्यों बढ़ता है क्यों घटता है, क्योंकि जैसे हम बेरिलियम से किस पे जाएं, लिथियम से किस पे जाएं, बेरिलियम पे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। जैसे इसकी परमाणु संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन जैसे ये किस में जाएगा, 2, 1। और आपको पता है के सेल में 2 आते हैं, एल में कितने आते हैं, के में 2, एल में कितने आ सकते हैं, 8। अब जो के सेल में तो 2 आ गए, एल में क्या आ गया, 1 यहाँ पे। अब जो 4 के लिए आएगा वो भी एल में समा सकता है, 5 वाला भी एल में एक्सेप्ट हो सकता है, 6 वाला भी, 7 वाला भी, और 8 वाला भी, 9 वाला भी,
और 10 वाला भी कहाँ आ सकता है, एल, क्योंकि एल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन लेने की है, 8 इलेक्ट्रॉन लेने की है। तो जिससे न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन उसी सेल में इंटर कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के ऊपर आवेश बढ़ेगा और वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा इस दिशा में जाने पर। और जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो एक नई सेल जुड़ती रहेगी। जैसे बात करूं मैं लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है ना, यही 2 और 1, इसके लिए सेल बनी 2 और 1 यानी KL। यहाँ पर 2 8 1, यहाँ पर KLM, M सेल बन गई, यानी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, या दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ने से क्या होगा, आपको पता है, साइज भी बढ़ जाएगा। साइज आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये क्या था आपका, इससे संबंधित था, किससे, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से। और देखता हूं कुछ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट पढ़ी। जैसे मैं बात करूं, हाइड्रोजन पहला आवर्त, फिर क्या है, हीलियम, उसके बाद क्या है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। यानी कि ये क्या है, आवर्त। क्या है, आवर्त, यानी पीरियड्स। पीरियड्स में कैसे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। कैसे जाते हैं, बाएं से दाएं। ये बोलता है प्रत्येक, जैसे इसके बाद क्या आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर उसके बाद आता है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये बोलता है सिर्फ पहले आवर्त में, ये देख पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है और ये तीसरा आवर्त है। इसमें बोलता है पहले आवर्त में, पहले आवर्त का या प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या है, अक्षार धातु है। क्या है, अक्षार धातु, यानी अल्कली मेटल। क्या है, अल्कली मेटल। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 को केवल पहले आवर्त में कौन है, हाइड्रोजन। कौन है, हाइड्रोजन। बाकी सब क्या है, अक्षार धातु। कौन है, अक्षार धातु। सोडियम के बाद जैसे पोटासियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा। और अंतिम सदस्य कौन सा है, अक्रिय गैसेज है। ये नोट करने वाली बात है कि प्रत्येक आवर्त में पहला सदस्य क्या है, अक्षार धातु है, अल्कली मेटल है, और लास्ट तत्व क्या है, अक्रिय गैस। लेकिन किसके अंदर नहीं है, पहले आवर्त के अंदर कौन है, हाइड्रोजन। जो कि इसके ऊपर विवाद है भाई, कहाँ रखना चाहिए इसको, 1 में रखना चाहिए या ग्रुप नंबर 17 में रखना चाहिए, ये इसके ऊपर विवाद है। तो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट है, जैसे हाँ, एक 2 तरह की सीरीज होती सीरीज और होती है। 57 से जो 71 वाले एलिमेंट है तत्व, इनको तो बोलते हैं लेंथोनॉइड, लेंथोनॉइड। और आपका जो यहाँ पर 72 से क्या है, ये कितने हैं, 89 टू 103, इसको बोलते हैं एक्टेनॉइड। एक्टेनॉइड तत्व बोलते हैं। 57 से 71 वालों को बोला जाता है लेंथोनॉइड, और इनको बोलते हैं एक्टेनॉइड। अब आते हैं रासायनिक आबंध। क्या है, रासायनिक आबंध से पहले जो नोबल गैसेज है, निष्क्रिय गैसों है, इनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक बहुत ही निम्न होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे आबंध, केमिकल बॉन्ड। क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ये 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं
इलेक्ट्रॉन वैलेंट, इंग्लिश में भी इलेक्ट्रोवैलेंट लिखेंगे। दूसरा होता है सह संयोजी, और एक होता है कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं इंग्लिश में उप सह संयोजी बंधन। उप सह संयोजी कोऑर्डिनेशन क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसको बोलेंगे कोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक छोड़ देगा, दूसरा ले लेगा। जैसे सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा होता है Na से Na पॉजिटिव कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसको धन आयन बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन आयन, कैटायन। और ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या बन जाता है? क्लोरीन नेगेटिव। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन एक तत्व इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, दूसरा ले लेता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। तो ये क्या बन गया? NaCl। इनको आयनिक यौगिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। कोवैलेंट में क्या है? दो तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से करेगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, तो ये क्या बना लेगा? अपना H बना लेगा। ये बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? कौन सा बंध बन गया? सहसंयोजी। जैसे कार्बन है, इसी में क्या है? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्या होते हैं? 1 2 3, चौथा यहाँ पर दूसरा भी 1 2 3, चौथा। तो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ क्या बन जाएगा? एकल आबंध। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या है कि जो आपके दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी, दो तत्वों के बीच एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी यानी डबल इलेक्ट्रॉन की जोड़ी की साझेदारी बनता है। और जो साझेदारी केवल किसके द्वारा होगी? एक इलेक्ट्रॉन में। इसमें तो क्या था? दोनों अपना कॉमन रखते हैं। जैसे इसने एक रख लिया, इसने एक रख लिया। इसमें मान लो दो एटम है, मान लो 2 तत्व है, लेकिन साझेदारी किसकी होगी? जैसे ये है, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इसने रख लिए, ठीक है, एक इधर 4। दूसरे ने अपने 1 2 3 4। ये कैसे? इसमें कार्बन में तो वैसे सहसंयोजी आबंध होता है, लेकिन इसके अंदर क्या करता है? ये सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन रखता है और बीच में इस तरह का एरो आ जाता है। ये तो भाई सहसंयोजी का है। क्या है? सहसंयोजी का बीच में एरो का निशान आता है इस तरह से, तो उसको बोलते हैं उप सहसंयोजी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोई आगे आएगा तो बताऊंगा मैं इस तरह का एग्जांपल, ठीक है। और एक होता है हाइड्रोजन आबंध, अलग से है। किस किस में बनता है हाइड्रोजन आबंध? एक तो फ्लोरीन में, एक ऑक्सीजन में, और एक होता है शायद हाइड्रोजन आबंध फ्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के साथ तो होता नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 3 क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे HF है, क्या है? HF, मोटरसाइकिल वाला नहीं, हाई फाई डिलक्स कह दो कभी। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन भी कौन ले लेता है? फ्लोरीन। तो H पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव, और F पे क्या आ जाता है? नेगेटिव। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या है? एक तरह से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी क्रियाशीलता या नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। उसके बाद फ्लोरीन की कितनी होती है? 4। ऑक्सीजन की 3.5 होती है, यानी ऑक्सीजन फ्लोरीन को अपना क्या मानता है? गुरु मानता है, ठीक है। और जो बंधन ऊर्जा का क्रम है, जैसे दूरी बढ़ने पे मैं सिग्मा और पाई बॉन्ड भी इसी में बता देता हूं आपको। मान ले आपके पास 3 तरह के आबंध होते हैं, एकल आबंध, द्वि आबंध और त्रि आबंध। जैसे एकल आबंध है कहीं पे, उसमें पूछेगा कितने सिग्मा हो सकते हैं, कितने बॉन्ड
पाई बॉन्ड हो सकते हैं, इसमें केवल सिग्मा। कौन सा है, यहाँ पर दवी क्या है, एक सिग्मा और एक पाई। क्या है, एक सिग्मा एक पाई। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा और दो पाई, इस तरह से। ठीक है, तो और इससे संबंधित पूछता है, वैसे है तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये क्या है, एकल, और एकल के अंदर ऊर्जा की बात करें, एकल बंधन ऊर्जा क्रम एकल में क्या होती है ऊर्जा, एकल वाले की क्या होती है, कम होती है दवी से, दवी वाले की कम होती है तरी से। ठीक है, और इसके अलावा इनके अंदर क्या है, बंध दूरी का क्रम, एकल में दूरी ज्यादा रहेगी, एकल में दूरी ज्यादा रहेगी किससे, दवी से, दवी से ज्यादा तरी में, क्योंकि एकल आबंध है, दूर दूर बंधे हुए। ठीक है, और इसके बारे में सिग्मा आबंध बता चुके हैं आपको। एक आएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ पढ़ाता हूं, अम्ल अक्षार। अम्ल अक्षार पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं बता देता हूं, जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण एवं अवकरण। यहां परिभाषा की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ सकता है, ज्यादा माथा मानने की जरूरत नहीं है, वैसे तो बहुत लंबा प्रोसीजर। तो यहाँ पर जैसे ये देखो, ऑक्सीकरण में क्या, ऑक्सीजन जुड़ेगी, क्या होगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती हो, ऑक्सीजन ऐड होगी तो हाइड्रोजन क्या होगी, माइनस, हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे Na से जब Na पॉजिटिव बना तो Na का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ठीक है, और जब क्लोरीन, जैसे क्लोरीन से जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो Cl नेगेटिव क्या हो गया, अवकरण। इस केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ना तो ऑक्सीकरण कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन को लेना अवकरण। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ी थी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी या हाइड्रोजन जुड़ेगी, क्या होगी, हाइड्रोजन जुड़ेगी। अब मैं यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखो, जैसे कोई एग्जांपल है KMnO4 में मैग्नीज की पूछ ले, जैसे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, आया भी था शायद अभी महिला कांस्टेबल वाले में, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, जैसे जिसकी निकालनी है उसकी क्या मान लो x। के आपको पता भी पढ़ाया था मैंने, क्षार धातु है, लिथियम सोडियम, इनके +1 होता है, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1, इसको तो 1 लिख लो। जैसे हमने Mn की क्या मान ली, इज इक्वल टू x, लेट Mn इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर K की क्या लिख लो, +1, Mn की क्या कर ली, x। ठीक है, ये भी सारे को जोड़ते चलो। अब जो ब्रैकेट है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2 होता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट माइनस वाला, तो इसको क्या कर लो, 2 चौके 8, तो ये क्या बन गया, 1 + x - 8, तो यहाँ पर क्या बन गया, इधर x इज इक्वल टू माइनस का 8 है और प्लस का कितना है, 1, तो x बराबर क्या आ गया, 7, क्या आ गया, x बराबर 7, तो ये क्या निकल के आ गया, 1 जमा x जमा, इससे पहले भी जैसे ये अंदर लेना है, यहाँ प्लस लेना, ये माइनस, तो क्या बन गया, 1 जमा x -8। ठीक है ना, तो x का मान कितना निकल के आ गया, 7, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी बन गई, 7। ऐसे निकालना, किसी का भी पूछे जाए तो यहां से यही प्रश्न आने की उम्मीद है, इस तरह से आएगा तो कुछ। नेक्स्ट पढ़ते हैं अम्ल, अक्षार एवं लवण।
अम्ल, अक्षारक एवं लवण। अम्ल क्या होते हैं, कौन से अम्ल किस में होते हैं, वो आपको मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। अम्ल की परिभाषा तो पूछने से रहा, वे स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। लेकिन ये पूछ सकता है कि लिटमस का पौधा, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, लिटमस का सोर्स क्या है, ये है लाइकन पौधे से। अब लाइकन पूछ सकता है, क्या है लाइकन, क्या है, थैलोफाइटा जो ग्रुप है पौधों का, थैलोफाइटा पौधों का समूह है, उससे क्या प्राप्त होता है, लाइकेन। ठीक है। अम्ल, हाँ ये याद रखना, नीले को क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। और अक्षार, अक्षार क्या हो जाएगा, ये तो है अम्ल, अम्ल, अक्षार एवं लवण। अम्ल नीले को लाल और अक्षार लाल को नीला। और ये स्वाद में क्या होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं, अक्षार कड़वे होते हैं। इसके अलावा कुछ अम्ल है, जैसे सिरका है, जैसे सिरका और अचार। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है। एक आपका पालक, टमाटर, दोनों में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक कह लो, ऑक्सैलिक कह लो। ठीक है। नींबू और संतरे में, नींबू एवं संतरे में कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। खट्टे दूध और दही में, खट्टा आपका दूध, खट्टा दूध, दूध या दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। इसके अलावा आपका इमली और अंगूर, कौन सा होता है, टार्ट्रिक। कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल। इमली में और अंगूर में। सेब में पूछा जाए तो मैलिक अम्ल। कौन सा है, मैलिक अम्ल। अच्छा जी। पालक टमाटर में ऑक्सैलिक, सिरका अचार में एसिटिक अम्ल, नींबू संतरे में बता चुका हूँ सिट्रिक, खट्टा दूध और दही में लैक्टिक, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक, सेब में मैलिक। और देखता हूँ कोई रह गया तो, अंगूर में बता चुका हूँ सिट्रिक, लैक्टिक। और सोडा वाटर में पेय पदार्थों में, सोडा वाटर और जितने भी पेय पदार्थ है, सोडा वाटर और पेय पदार्थों में कौन सा होता है, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। सूत्र पूछ लेता है कई बार, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका दूसरा यूज क्या है, जो घाव फोड़े फुंसी होते हैं उनको धोया जाता है कार्बोनिक अम्ल से। इसके अलावा आपके मधुमक्खी, बिच्छू, चिंटी, इनमें कौन सा होता है, मैथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है, मैथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है, मैथेनोइक अम्ल। और मैथेनोइक ना मिले तो ऑप्शन में क्या मिल सकता है, फार्मिक अम्ल। क्या मिल सकता है, फार्मिक अम्ल। और इस चीज का जो न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है, कोई चीज ना मिले तो एक चिंटी जब डंक मारती है या काटती है तो त्वचा पे जलन और दर्द होता है, किस अम्ल के कारण से, मैथेनोइक। और एक होता है नेटल के पौधे की पत्तियों में, नेटल का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों में कौन सा अम्ल होता है, यही मैथेनोइक अम्ल। तो इसका इलाज किससे किया जाता है, डाक नामक पौधे की पत्ती को रगड़कर वहां पर क्या किया जाता है, नेटल का पौधा अगर गलती से छू जाए, जंगलों में मिलता है तो उसका इलाज उसके पास ही डाक नामक का पौधा मिलता है, उससे रगड़कर इलाज कर सकते हैं। और चिंटी का इलाज करना, या तो लोगों के लिए कई इतने सेंसिटिव होते हैं, डेथ भी हो जाती है, या तो एवल की टैबलेट लेते हैं या इंजेक्शन लगवाते हैं, या जैसे जो आपका मीठा सोडा होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मीठा सोडा क्या है, मीठा सोडा जो कॉमन नाम है,
या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी इसका इलाज। और चिंटी वाले का बताता हूँ, जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं। चिंटी कहाँ गई? चली गई, ये रही चिंटी। जिंक कार्बोनेट अभी आया था महिला कांस्टेबल वाले में, महिला पुलिस। जिंक कार्बोनेट कैलामाइन सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, कैलामाइन का घोल बोलते हैं, ठीक है। और कुछ इनसे संबंधित जैसे आपका कपड़े धोने का सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडे का सूत्र NaOH, इससे क्या बनती है? साबुन बनती है। क्या बनती है? साबुन, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, या सही नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। और बिना बुझा हुआ चूना क्या है? ये बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? Ca, कैल्शियम ऑक्साइड। चाक संगमरमर, चाक संगमरमर का सूत्र पूछ लेता है। चाक संगमरमर के पत्थर होते हैं जो संगमरमर, उसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या होता है? CaCO3। इसके अलावा मैंने ये तो नहीं चिमटी के डंक में लिखवाया था, और आपको बताते थे। एक आएगा इसमें संबंधित अमलराज। क्या आएगा? यहाँ लिख देता हूँ, अमलराज। अमलराज क्या होता है? ये मिक्सचर होता है किसका? इसका हाइड्रोक्लोरिक अमल HCl का और HNO3 का नाइट्रिक एसिड। किस रेशो में होता है? 3। और दोनों के दोनों क्या होते हैं? सांद्र, कंसंट्रेटेड। इनके अंदर पावर है, ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातु को भी गला सकते हैं। एक पूछ सकता है अम्लों का राजा, अम्लों का राजा कौन है? अम्लों का राजा कौन है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन है? सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरस पूछ लेता है कई बार, ये तो क्या है? सल्फ्यूरिक। क्या है? सल्फ्यूरिक। और सल्फ्यूरस पूछेगा तो H2SO3 में क्या आ जाएगा? सल्फ्यूरस। क्या आ जाएगा? सल्फ्यूरस। और इसके अलावा बुझा हुआ चूना मैं बता चुका हूं आपको। इसका यूज क्या होता है? चमड़े के ऊपर से बाल साफ करने के लिए बहुत बड़ा यूज है। चमड़े के ऊपर जो बाल होते हैं बुझा हुआ चूना से साफ करते हैं। चमड़े के ऊपर से बाल साफ करने के लिए किसका यूज होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, बुझा हुआ चूना का। जो घरों में व्हाइट वॉश करते हैं इसका ही करते हैं। घरों में व्हाइट वॉश करते हैं, किसका करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी इनसे संबंधित है जैसे KNO3 है एक। क्या है? KNO3, जिसको बोलते हैं पोटासियम नाइट्रेट। इसका यूज पूछा जाए तो बारूद बनाने में किसका यूज होता है? पोटासियम नाइट्रेट का, बारूद बनाने में। अच्छा, अब है एक pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी सहायता से ये पता चलता है दिया गया विलयन भाई अम्लीय है या क्षारीय है, अम्लीय या अक्षारीय। यहां से क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। जैसे सीधा पूछ लेता है रक्त का pH मान कितना है, या अम्लीय वर्षा का pH मान कितना है। अम्लीय एसिड रेन वर्षा का pH मान कितना है? 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा का जो pH मान है वो कितना है? 5.6 से कम। और हमारे शरीर के अंदर जो सबसे कठोर भाग कौन सा है? दांत। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दांत। कौन है? दांत। जो किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। दांतों के ऊपर जो पलवक होता है सफेद रंग का चमकता है
पलवक, दंत पलवक, क्या बोलते हैं इसको, दंत पलवक किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। फार्मूला पूछा जाए तो CA3PO4 की ट्वाइस। ठीक है, लेकिन हमारे दांत कमजोर या इसको भी कब गलाना शुरू हो जाते हैं, जब लार का पीएच मान 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। तो दांतों में बदबू सड़न शुरू हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, दंत मंजन करते हैं। मैं यहाँ किसी कंपनी की ऐड नहीं करूंगा, कोलगेट, पंतजलि का कौन सा है, दंत कांति, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ कुछ दिए गए हैं, जैसे समुद्री जल का कितना होता है, पूछ लेता है कई बार। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, क्योंकि 7 का कितना होता है, लवणीय, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारीय। ठीक है, इसलिए हमें ज्यादा बीमारियों से बचने के लिए ज्यादातर क्षारीय खाना खाना चाहिए। चाय कॉफी का बहुत ही कम होता है, इसलिए एसिडिटी करती है। चाय और कॉफी का पीएच मान, शराब का 2.4, और पेय पदार्थ है जैसे कैंपा है, मरिंडा है, जो भी उनका पीएच मान लगभग इतना होता है। जो पोछा लगाने वाले होते हैं ना, रसायन, फिनाइल, उनके बराबर होता है। इसलिए इनको पीने से पहले सावधानी बरता करो भाई। पीएच मान 2.4 एसिडिटी करते हैं। अच्छा जी, और है नींबू का 2.2, दूध का 6.4, दूध का 6.4, लार का नॉर्मल कितना होता है, अभी बताया था मैंने, 5.5 से कम हो जाए तो 6.5 होता है। लार का कितना होता है, 6.5, और रक्त का कितना होता है, 7.4। रक्त का कितना होता है, 7.4, और इसके अलावा सिरका नींबू का 2.2, शराब का 2.8। देखो शराब का कितना होता है, 2.8, ये याद कर लेना। दूध का और लार का लगभग एक जैसा, रक्त का, नींबू का और सिरका का 2.2 और 2.4 है। अच्छा जी, वो तो अलग है, KMNO4 का होता है, लाल दवाई। तो इससे संबंधित है, और चैप्टर देखता हूँ मैं, विलय विलायक से संबंधित कुछ ऐसा है नहीं, और देखता हूँ भाई कोई संतृप्त विलयन, विलयता पर विलयन का संतरण, निलंबन, पायश, पायश का होता है। अच्छा, कार्बन, कार्बन से संबंधित, कार्बन से संबंधित और करवा दी उसमें, और देखेंगे कार्बन से संबंधित में, कार्बन में कितने सिंगल बॉन्ड कैसे बनते हैं वो और करवा देता। नेक्स्ट टॉपिक है जो कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन की कई बार परमाणु संख्या पूछ लेता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। कितनी होती है, 6। और इसमें एक आता है हीरे का अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, पूछ लेता है कई बार अपवर्तनांक की इकाई, तो कोई इकाई नहीं होती इसकी। और जो 3 तरह के आबंध बनते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में एक कलाबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, वो जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फार्मूला पूछे तो CnH2n+2, इसके अंदर CnH2n, इसमें क्या CnH2n-2। इनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक कलाबंध, यहाँ पे क्या है द्विआबंध, यहाँ पर क्या है त्रिआबंध। तो जैसे कई बार कोई फार्मूला दे देता है उसमें कार्बन, तो हम यहाँ पर n की मात्रा, n की वैल्यू रख के कार्बन की मात्रा का पता
कर सकते हैं। कार्बन की कितनी यूनिट है, मात्रा नहीं सॉरी भाई, कार्बन कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, इसके बाद आता है जैसे जो आपके जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो संतृप्त और असंतृप्त बोलता है। क्या बोलता है? संतृप्त। संतृप्त जिनमें केवल एक कल आबंध हो और द्वि और त्रि आबंध वालों को क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, ये दोनों क्या है? असंतृप्त। द्वि वाले को एल्कीन और ट्रिपल वाले को एल्काइन बोलते हैं। इसके अलावा कुछ कार्बन कैसे होते हैं? रिंग वाले, जिनको क्या बोलते हैं? जैसे बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। इनको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कार्बन, जिनमें क्या हो? एक डबल, एक सिंगल, एक डबल। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आता है जैसे जहां से पूरी पूरी संभावना है, जैसे सन्निहित तेल। एक तो होता है गैस, क्या होता है? गैस। एक होता है पेट्रोल, एक डीजल और एक सन्निहित तेल। गैस, पेट्रोल, डीजल, सन्निहित तेल, इनके अंदर कार्बन की मात्रा सबसे कम किसमें होती है? सभी में। गैस में। गैस से ज्यादा किसमें? पेट्रोल में। और पेट्रोल में से ज्यादा किसमें? डीजल में। और डीजल से ज्यादा सन्निहित तेल में। पूछा जाए तो C1 से लेके C4 तक जो गैस है, C कार्बन यानी कि 1 से लेके 4 तक, ये कार्बन 5 से लेके कार्बन 10 तक क्या बनता है? पेट्रोल। अगर डीजल की बात करूं मैं, डीजल में जो आपका कार्बन है 16 से 20 तक, कार्बन 16 से लेके कार्बन 20 तक। और सन्निहित तेल में बहुत ज्यादा होता है, कार्बन की मात्रा पूछ लेता है कई बार, तो इसमें C20 से C30 तक, यानी डीजल सन्निहित लुब्रिकेंट C20 से C30 तक। जैसे ऑप्शन में डाल देगा निम्न में से किसमें कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है, ऑप्शन दे देगा गैस, पेट्रोल, डीजल, सन्निहित तेल, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सन्निहित तेल, लुब्रिकेंट्स। ठीक है, और इसका जो कुछ सेकंड पार्ट है, मैं एक पार्ट और बनाऊंगा, इसको ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसका एक सेकंड पार्ट और बनाएंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट लगे बताएं, तो आपका पुलिस का पेपर से क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। थैंक यू। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हरियाणा।